बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर खुशियाँ उसकी दुकान के पास उस पत्थर के चबूतरे पर बैठा था, जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है और ये चबूतरा खुशियाँ के लिए खाली हो जाता है। वह काले तंबाकू वाला पान धीरे-धीरे चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों से निकलकर उसके मुंह से इधर-उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिसकर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वह उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशियाँ पान की पीक मुंह में गुलगुला रहा था और उस घटना के बारे में सोच रहा था, जो उसके साथ अभी-अभी घटी थी, यानी आधे घंटे पहले। वो उस चबूतरे पर रोज की तरह बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगलौर से जो नई छोकरी कांता आई थी, उसकी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशिया से किसी ने कहा था कि वह अपना मकान बदल रही है, इसलिए वह इस बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस पर खुशिया ने कहा, मैं खुशिया। आवाज दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशिया अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया, तब खुशिया ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगी देखा। बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि वो अपने अंगों को सिर्फ एक तौलिए से छिपाए हुए थी। छिपाए हुए भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छिपाने की जितनी चीजें होती हैं वो तो सब के सब खुशिया की चकित आंखों के सामने थी। कहो खुशिया, कैसे आए? मैं बस अब नहाने ही वाली थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो क्या आए होते? जानते तो हो वो मुआ रामा यहाँ से भाग गया है। खुशिया, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक नंगा नहीं देखा था, बेहद घबरा गया। उसके समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी निगाहें जो एकदम नग्नता से चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छिपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहा लो। फिर एकदम उसकी जुबान खुल गई, पर जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या अर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता की मुस्कुराहट अभी तक खुशियाँ के दिलो दिमाग में तैर रही थी। इस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की तरह उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म सुंदर था। पहली बार खुशिया को मालूम हुआ था कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सुडौल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई थी और उसको लाज तक न आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता और खुशियाँ एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दलाल था, इस लिहाज से वह उसी का था। पर यह कोई वजह नहीं थी कि वह उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता ने जो बात कही थी उसमें खुशियाँ का कोई और मतलब उसे कुरेद रहा था। ये मतलब एक ही वक्त इतना साफ और धुंधला था कि खुशियाँ किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उस समय भी वह कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था, जो ढोल के ऊपर मड़े हुए चमड़े की तरह तना हुआ था, उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार अचरज की हालत में भी उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टो लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, पर उसका एक रोंआ भी न कपकपाया था। बस वह ऐसे सांवले पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही जो एहसास रहित हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था। मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती है और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहां कहां पहुंच जाती है। लेकिन वह जरा भी न घबराई और उसकी आंखें, ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई है। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसकी आंखों में पैदा होनी चाहिए थी। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस સુધી दलाली करते हो गए थे और इन 10 वर्षों में वह पेशा कराने वाली लड़कियों के सारे भेदों से वाकिफ हो चुका था।
उसको उन सभी छोकरियों के अंदर बाहर की हाल मालूम था जो उसके पेशे में शामिल था, मगर उसको यह खबर नहीं थी कि एक दिन कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वह उम्र भर याद नहीं कर सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी की सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पानी की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वह मुश्किल से छलिया के उन नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रीखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी, जैसे मलमल में पनीर को धीरे से दबा दिया गया हो। जब जब वह कांता के नंगे जिस्म को अपनी कल्पना में देखता था, उसकी मर्दानगी को धक्का सा पहुंचता था। उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एक दिन उसने अपने मन में कहा, भाई ये बेइज्जती नहीं तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, इसमें हर्जी क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां ना हुआ साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर समय ऊँघता रहता है, और क्या। अब उसे विश्वास होने लगा कि सचमुच उसका अपमान हुआ है। वो मर्द था और अनजाने की उसको इस बात की आशा थी कि औरतें चाहे शरीफ हो चाहे बाजारू, उनको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने बीच वो पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वह तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि वह कब तक मकान बदल रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना बिल्कुल बिजनेस से संबंधित था। अगर खुशिया कांता के बारे में सोचता कि जब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसकी कल्पना से ज्यादा इतनी ही बातें आ सकती थी। सिर पर पट्टी बांधे लेटी होगी, बिल्ले के बालों से पिस्सू निकाल रही होगी, उस बाल सफा पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता था कि खुशिया की नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलंग पर अकेली बैठी ताश फैलाए पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीजें थी जो उसके दिमाग में आती। घर में वह किसी को रखती नहीं थी, इसलिए इस बात का ख्याल ही नहीं था कि कोई आ सकता था। पर खुशिया ने तो यह सोचा ही न था। वो तो काम से वहां गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब यह कि वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई। बिल्कुल नंगी समझो, क्योंकि एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छुपा नहीं सकता। खुशिया को यह दृश्य देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गूदा बिछल कर उसके सामने आ गिरा है। अगर बात यहाँ तक खत्म हो जाती तो कुछ भी ना होता। खुशिया अपनी हैरत को किसी न किसी हीले से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत यह आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुरा कर कहा था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा अपना खुशिया ही तो है, आने दो। बस यही बात उसे खाई जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ाता था। जिस तरह कांता नंगी थी उसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा जा, दौड़ कर जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर कर लाया करता था तो वह धोती से बनाए हुए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आकर यहाँ मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वह धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस समय साबुन की झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आती थी, पर उसके मन में किसी तरह की उथल पुथल पैदा नहीं होती थी। भाई मैं उस समय बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है, मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूँ। मेरी उम्र इस वक्त लगभग 28 बरस की है और 28 बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। क्या उसमें वो सारी बातें नहीं थी जो एक नौजवान मर्द में होती है? लेकिन कोई शक नहीं कि वो कांता को एकाएक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था। लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया था जो रोजाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थी? क्या चकित रह जाने के बावजूद उसके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपए में कांता बिल्कुल महंगी नहीं? फिर क्या वजह थी कि मैंगलोर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और सिर्फ सिर्फ खुशियां समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया?
उसने गुस्से में आकर पान की गाढ़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बेल बूटे बना दिए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में वो रहता था उसकी एक दुकान में सैलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर एकाएक कुछ ख्याल आया तो वह कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी गंभीरता से उसने नाई से दाढ़ी मोड़ने के लिए कहा। आज चूंकि वह दूसरी बार दाढ़ी मुड़वा रहा था, इसलिए नाई ने कहा, अरे भाई खुशिया, भूल गए क्या? सुबह मैंने ही तो तुम्हारी दाढ़ी मोड़ी थी। इस पर खुशिया ने बड़ी शान से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फिरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकाली। अच्छी तरह खूंटी निकलवा कर और चेहरे पर पाउडर मलवा कर वो सैलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बई के खास अंदाज में उसने शी करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपने ओर आकृष्ट किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने घूम कर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? इन चारों शब्दों ने और खास तौर पर साहब शब्द ने खुशिया को सचमुच खुश कर दिया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो, लेमिंगटन रोड से होते हुए, समझे? ड्राइवर ने मोटर की लाल झंडी का सिर नीचे दबा दिया। टन टन हुई और टैक्सी ने लेमिंगटन रोड की ओर रुख किया। लेमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं हाथ मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी न बदला था कि खुशिया ने कहा, ये सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ठीक खंबे के पास टैक्सी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाजा खोलकर बाहर निकला और पान बेचने वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। वहां से उसने पान लिया और उस आदमी से जो दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की और उसे अपने साथ टैक्सी में बिठाकर ड्राइवर से बोला, सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने उधर हैंडल फेर दिया। रौनक वाले कई बाजारों से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई, जिसमें बहुत कम लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे, उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उस चंपी कराने वालों से आगे निकल गई और काठ के एक बंगले नुमा मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से, जिसको वो पान वाले की दुकान से अपने साथ लाया था, धीरे से कहा, जाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। वो आदमी बेवकूफों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाली लकड़ी के मकान में घुस गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और 2 कश लेकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वो अब बेचैन था, इसलिए उसे लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट सी हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने के लिए पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनाचे उसने तेजी से कहा, यूं बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने घूम कर खुशिया की ओर देखा और कहा, सेठ, इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई और उसने कुछ कहने के बजाय होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक सिर पर किश्तीनुमा काली टोपी पहनकर, जो अब तक उसकी बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का कंधा हिलाया और कहा, देखो, अभी छोकरी आएगी, जैसे ही अंदर आए तुम मोटर चला देना, समझे? घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऐसा वैसा नहीं है। इतने में सामने लकड़ी वाले मकान से 2 आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था और उसके पीछे पीछे कांता, जिसने शोक रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से उस तरफ को सरक गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय कांता की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, जो चीख से मिलती जुलती थी, खुशिया, तुम? हाँ, मैं, लेकिन तुम्हें रुपया मिल गए ना? खुशिया की मोटी आवाज बुलंद हुई, देखो ड्राइवर, जू ले चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया, इंजन फड़फड़ाने लगा। इस बीच कांता ने जो कहा सुनाई न दे सका। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच चकित विस्मित छोड़ उस नीम रोशन गली में गायब हो गई। इसके बाद फिर किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के उस पत्थर के चबूतरे पर नहीं देखा।